ब्रेथ। अब आपका काम है कि आपने क्या करना है। हिस्ट्री टेकिंग में एक बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि सबसे पहले जब आपको हिस्ट्री का बोला जाए, आपके सामने पेशेंट बैठा है और आप उससे हिस्ट्री लेते हैं, यू शुड टू कीप आईज ऑन द पेशेंट। आईज टू आईज कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एग्जामिनर आप चेक करेगा कि यू आर शुड फोकस टू द पेशेंट। अगर आप बातें कर रहे हैं, कभी उधर देख रहे कभी इधर, आपको फेल कराएगा। तो सबसे पहली बात यह है हिस्ट्री टेकिंग में कि जो आई टू आई कांटेक्ट है ये होना चाहिए पेशेंट के साथ। फिर आप पेशेंट से हिस्ट्री कैसे लेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे। पेशेंट को आप सबसे पहले ग्रीट करेंगे। ग्रीटिंग का मतलब यह है आप सलाम करेंगे। क्लियर है। यहाँ पहले के सबसे पहला जो स्टेप है, और हिस्ट्री आप लोगों ने उर्दू में लेनी है क्योंकि वो पेशेंट गांव से आया होगा, इसको इंग्लिश का क्या पता, क्योंकि आप लोगों ने हिस्ट्री में इंग्लिश का वर्ड यूज नहीं करना है। वो चीजें बतानी है जो पेशेंट की समझ में आए कि क्या कह रहा है। क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहले के अस्सलाम वालेकुम, आपने पेशेंट को सलाम करना है, तो हिस्ट्री का पहला वर्ड है। तो हमने पेशेंट को जनाब सलाम किया है कि अस्सलाम वालेकुम। क्लियर है। ये जो पहला वर्ड है हिस्ट्री टेकिंग के अंदर, इसको हम अपनी लैंग्वेज में मेडिकल में ग्रीटिंग कहते हैं। व्हाट इज दिस कॉल्ड, ग्रीटिंग। अब ये नहीं बताना है कि मैंने आपको ग्रीट किया है। क्लियर है कि नहीं। बस अस्सलाम वालेकुम बताना आप लोगों को। मेरा मकसद ये है कि इसका मतलब रिस्पेक्ट है, ग्रीटिंग है। ठीक है। फिर अस्सलाम वालेकुम के बाद आप वेट करें कि वो रिस्पांस दे दे। क्या दे दे, रिस्पांस। वो कहेगा वालेकुम सलाम। ठीक है। तो आप नीचे लेके ये स्टेप्स आप लोगों ने इस तरह करने हैं। ठीक है। वालेकुम सलाम। ठीक है। वो इस तरह बोलेगा। अब वालेकुम अस्सलाम के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे रखना है रिस्पॉन्स। ये पेशेंट की क्या है, रिस्पॉन्स है। सबसे पहले तो आपने पेशेंट को ग्रीट किया, सलाम किया, फिर पेशेंट ने आपको रिस्पॉन्स दे दिया वालेकुम सलाम की। ये पहली बात है हिस्ट्री टेकिंग में। इसका 1 नंबर होता है। सलाम का हिस्ट्री में बीइंग अ मुस्लिम एंड पाकिस्तानी 1 नंबर जरूर होता है। तो जो हिस्ट्री का स्टेशन है ना, आपने अभी तक पूछा भी नहीं है, लेकिन 1 नंबर आपको मिल गया है। ये एग्जामिनर के सामने लिखा होता है कि ग्रीटिंग पे, पेशेंट की ग्रीटिंग से 1 नंबर जरूर मिलता है। क्लियर है। फिर आप क्या करते हैं, अपने आप को एक्सपोज करें कि आप कौन है। पेशेंट आपको नहीं जानता कि हु आर यू, तो आप उसको कहे मेरा नाम डॉक्टर फॉर एग्जांपल अहमद है। इस तरह कोई नाम बताए कि मेरा नाम डॉक्टर अहमद है, मैं उस टीम का हिस्सा हूं जो आपकी बीमारी की तशखीस कर रही है। मतलब आपने बताना है कि आप पेशेंट के साथ बात क्यों करना चाहते हैं, ताकि पेशेंट का ट्रस्ट तो बिल्ड हो जाए कि आप कौन है। तो आपने अपने आप को बताना है। तो लेकिन इसके बाद कि मेरा नाम डॉक्टर, मतलब कोई नाम लेके अहमद है, मैं उस टीम का हिस्सा हूं जो आपकी बीमारी की तशखीस कर रही है। ठीक है। ये उर्दू वर्डिंग याद रखने हैं, तशखीस कर रही है। ठीक है। ये आपने बताना है। आपने ये बता दिया, फिर उसको बताए कि मुझे प्रोफेसर साहब ने आपसे आपकी बीमारी के बारे में पूछने के लिए कहा है। उम्मीद है, ये आपने एक फ्लो में बताना है। ठीक है। उम्मीद है कि आप भरपूर तावन करेंगे। दैट्स इट। क्लियर है। इसमें आपने पेशेंट को बता भी दे दिया कि आप कौन है, हु आर यू। उसको पता चला कि ही इज अ डॉक्टर। ये क्या है, डॉक्टर है। फिर ये भी आपने पेशेंट को रिस्पेक्ट दे दिया कि जो चीज मैं पूछ रहा हूं, उम्मीद है कि आप उसमें भरपूर क्या करें, ताउन करें। क्लियर है। इसका मतलब पेशेंट पे रेपो बिल्ड हो गया कि भाई ये बंदा ठीक है। पेशेंट को रिस्पेक्ट भी दिया है और पेशेंट को अपनी आइडेंटिटी भी बताई है कि मैं कौन हूं, मैं आया किस वजह से हूं, किस लिए हूं, और आपने प्लीज मेरे साथ क्या करना है, कोऑपरेट करना है, ताउन करना है। इससे पेशेंट पे इंप्रेशन अच्छी पड़ती है। ये देखे, ये चीजें आप लोगों को समझना है एग्जाम पास करने के लिए। ये तरीकेकार सबसे इंपोर्टेंट चीज है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपने ये बता दिया, डायरेक्ट बताए आपका नाम।
अब पेशेंट का नाम तो पूछना है, पेशेंट का नाम, आपका नाम, क्लियर है। अब यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन है। वो कहते हैं जनाब मेरा नाम असलम है, ठीक है, मेरा नाम असलम, वो कहेगा असलम, एक ही वर्ड में। ये डॉक्टर की जुबान है, ये जो हमने पेशेंट को बता दिया ये डॉक्टर कहेगा सारा, और ये जनाब जो मरीज है, जो मरीज आया है वो कहेगा असलम, या मेरा नाम असलम है, ठीक है। अब बात सुने, हम पेशेंट के पास गए, अस्सलाम वालेकुम, उसका रिस्पांस सुने वालेकुम सलाम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद है, मैं उस टीम का हिस्सा हूँ जो आपकी बीमारी की तशखीस कर रही है। बड़े प्रोफेसर साहब ने आज मुझे आपसे आपकी बीमारी के बारे में पूछने के लिए कहा है, उम्मीद है कि आप भरपूर तावन करेंगे, ठीक है। आपका नाम, ठीक है, तो वो डायरेक्ट कहेगा असलम, क्लियर है। ये जो है ये जो एरिया है इसको हिस्ट्री टेकिंग में रेपो बिल्डिंग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रेपो बिल्डिंग। रेपो बिल्डिंग का मतलब यह है आप अपना ट्रस्ट बढ़ा रहे हैं, पेशेंट पे अपना ट्रस्ट बढ़ा रहे हैं कि पेशेंट फ्यूचर में कोऑपरेट करे, जो भी आप पूछेंगे पेशेंट ना करे, और वो कोऑपरेट कर सके, तो आप पेशेंट पे अपना क्या बढ़ा रहे हैं? रेपो बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसको रेपो बिल्डिंग कहते हैं। उसने अपना नाम बता दिया, ठीक है, फिर आपने यहाँ पे डायरेक्ट नाम के बाद ये पूछना है, नाम उसने बता दिया ऑलरेडी, नाम तो आ गया, इसके वाले के उम्र कितनी है, आपकी उम्र कितनी है, ये आपने जहन में डेटा याद रखना है कि उसका नाम असलम है और वो 30 साल का बंदा है, ठीक है, या 40 साल का है, 50 साल का है, अकॉर्डिंग टू हिम जो भी वो उम्र बताएगा। उम्र पूछनी है, उम्र के बाद आप ये बताए पेशा क्या है, काम क्या करते हैं वो, फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या कोई मजदूर वगैरह है, तो आपने पेशा भी याद रखना है। पेशे के लिए यहाँ पे कभी कभार एग्जामिनर आपको रुकवाएगा कि वाई यू आर आस्किंग प्रोफेशन, उसका आंसर ये होगा कि सर सम डिजीजेज आर वेरी कॉमन इन इंडस्ट्रियल एक्सपोजर। कुछ लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उसमें एक्सपोजर की वजह से डस्ट वगैरह जा सकती है कि नहीं, तो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर्स के अंदर लंग्स डिजीज के चांसेस तो ज़्यादा होती है, और लंग डिजीज उसको कहते हैं न्यूमोकोनियोसिस। इसको क्या कहते हैं? न्यूमोकोनियोसिस। शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, एस्बेस्टोसिस, सेलिकोसिस, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं न्यूमोकोनियोसिस। और उस न्यूमोकोनियोसिस की वजह से प्राइमरी एरिया टू बी डैमेजेस लंग्स, और लंग्स के साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। क्लियर है क्या नहीं? तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने इस तरह आंसर दे दिया ना, वो आगे कहेगा कि हिस्ट्री ना ले, बस आप पास हो गए, क्योंकि ये पूरी हिस्ट्री लेना एग्जामिनर का काम नहीं है। आप जाते रहेंगे एक जगह पे, वो रोकेगा कि भाई इसका मतलब बताए, अगर आपने मतलब बता दिया फिर आगे हिस्ट्री वो नहीं लेते। इसका मतलब ये बंदा जो पूछ रहा है उसके पीछे रीजन है, जो चीज आप पूछेंगे पेशेंट से उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए कि व्हाई यू आर आस्किंग लाइक दिस, तो आप क्यों पूछते? तो प्रोफेशन इज इंपॉर्टेंट आर नॉट? प्रोफेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उम्र क्यों पूछते हैं? सम डिजीजेस आर अफेक्ट यंगर एजेस, सम डिजीज अफेक्ट ओल्डर एजेस, तो एज के हिसाब से डिजीजेस की आंसर क्या होती है वो डिफरेंट होती है। नाम क्यों पूछते हैं? ताकि हम मिस डायग्नोज ना करें, वार्ड में कोई और बंदा हो, ऐसा ना हो कि इसकी ट्रीटमेंट उसको स्टार्ट कराए। तो आइडेंटिटी पहचानने के लिए हम पेशेंट की क्या पूछते हैं? नाम पूछते हैं। तो आइडेंटिटी नाम बताती है, उम्र ऑनसेट ऑफ डिजीज बताती है किस एज में जो डिजीज कॉमन है, और पेशे के लिहाज से डिफरेंट क्या होती है कि डिजीज हो सकती है। इसके बाद हम ये पूछते हैं कि आप शादीशुदा है कि नहीं, ठीक है, शादीशुदा है कि नहीं, इसको कहते हैं मैरिटल स्टेटस। क्या कहते हैं? मैरिटल स्टेटस, ये पूछते हैं। अगर हाँ वो करे तो फिर आपके कितने बच्चे हैं, क्लियर है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग कहते हैं शादीशुदा है कि नहीं, वो कहते हैं नहीं, वो कहते कितने बच्चे हैं, क्लियर है। ये रट के लोग जाते हैं, ये रटना नहीं है, माइंड के साथ सोचे कि अगर वो कहे कि हाँ, फिर कहे कि आपके कितने बच्चे हैं, क्लियर है, वो चिल्ड्रन नंबर याद रखे। इसका वजह यह है सम डिजीजेस कैन ट्रांसमिट सेक्सुअली, STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकती है। शायद कोई ऐसा हिस्ट्री आप ले रहे कि इसमें STI हो और उसको ये मसला वाइफ से आई हो, इस तरह फॉर एग्जाम्पल हो सकती है कि नहीं, तो हम जरूरी मैरिटल स्टेटस पूछते, शादीशुदा है कि नहीं, क्लियर हुआ। इसके बाद हम पूछते कहाँ रहते हैं, मतलब जगह बताए, किस शहर में रहते हैं, कहाँ रहते हैं। भाई ये 5 चीजें आप लोगों ने फिंगर टिप्स पे याद रखनी है। कौन कौन से जी? आप बताए डॉक्टर साहब। एक नाम, ठीक है, नेम। दूसरा उम्र की एज कितनी है। तीसरी प्रोफेशन के पेशा क्या है। चौथी, हाँ जी वेरी गुड, मैरिटल स्टेटस क्या है, शादीशुदा है कि नहीं। और लास्ट में वेरी गुड, रेजिडेंसी पूछते हैं कि वो कहाँ पे रहता है। इस 5 चीजों की ग्रुप को बायोडेटा ऑफ द पेशेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बायोडेटा। तो ये आप लोगों को आना चाहिए कि ये जो 5 चीजें हम पेशेंट से पूछते हैं इसको हम बायोडेटा कहते हैं।
So that is what all about biodata of the patient. Biodata is very important by taking history. हिस्ट्री के अंदर बायोडेटा पूछना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब यहाँ पे आपने ये याद रखना है, बायोडेटा आपने पूछ दिया, आगे आपने फिर क्या करना है? अब ये करना है, असलम साहब, देखे इसका नाम असलम है, आपको याद होगा, ठीक है ना? असलम साहब, आज आप अस्पताल किस मसले से तशरीफ लाए थे? ठीक है, तशरीफ लाए थे। ठीक है, अब देखें कि आप किस मसले की वजह से अस्पताल तशरीफ लाए थे। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, हमारे एक फ्रेंड को स्टेशन पे इसलिए फेल किया था, उन्होंने कहा कि असलम साहब आज आप अस्पताल क्यों आए हैं, क्यों आए हैं और किस मसले से तशरीफ लाए हैं, इसमें फ़र्क है। आपने हर सेंटेंस में पेशेंट को रिस्पेक्ट देना है, ये क्यों का वर्ड यूज़ नहीं करना। ये एग्जामिनर डिसलाइक करते हैं, वो कहेगा मैं भी आया हूँ चक्कर के लिए, फिर क्या कहोगे उसको? तशरीफ लाए है का मतलब ये है आप पेशेंट को रिस्पेक्ट देंगे तो वो आपसे कोऑपरेट करेगा, वो फिर आंसर जो देगा वो सही देगा। तो देखिए ये चीज़ें आप लोग जो है ना इस तरह इधर सीखेंगे, यही तो चीज़ें हैं, ट्रिक्स है, जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको पास कराते हैं कि भाई असलम साहब आज आप अस्पताल में किस मसले से तशरीफ लाए हैं। ठीक है, वो कहेगा डॉक्टर साहब, अब ये वो बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब मुझे सांस फूलने की मसला थी, मतलब तकलीफ थी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की बात करें ना, डॉक्टर साहब मुझे सांस फूलने का या फूलने की तकलीफ थी। ठीक है, तकलीफ थी, ये वो बताएगा। ठीक है, फिर आप कहे जी आप इमरजेंसी या ओपीडी में आए थे, याद रखना है, ओपीडी में आए थे। ये चीज़ पूछनी है कि असलम साहब आपको जो मसला था तो आपको इमरजेंसी में लाया गया था या ओपीडी में लाया गया था। इससे पता चलता है कि सीवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम कितनी है। अगर इसको इमरजेंसी में लाया गया है सो द प्रॉब्लम इज सीरियस। प्रॉब्लम क्या है? सीरियस है। कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, एमआई हो सकती है कि नहीं? ये एमआई पेशेंट हो सकता है, इंजाइना पेशेंट हो सकता है, क्योंकि रात को इसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आती है और इसमें पेशेंट को इमरजेंसी लाया जाता है। अगर वो कहते हैं मैं इमरजेंसी में आया था, देन द पेशेंट कंप्लेंट इज सीरियस। लेकिन अगर वो ओपीडी में आया है, इट्स मीन द पेशेंट इज स्टेबल, कि वो क्या है? स्टेबल है और वो इतना सीरियस नहीं है। ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ बताता है कि पेशेंट की प्रेजेंटिंग सिचुएशन क्या है, ये प्रेजेंटिंग सिचुएशन में कैसे आया था हॉस्पिटल में। तो यहाँ तक उसने ये बताएगा इमरजेंसी या ओपीडी में। ये फिर आपने वो कहेगा इमरजेंसी में, फिर ये नहीं कहना कि किस टाइम आए थे, फिर कितने लोग थे वहाँ पे, टाइम नहीं वेस्ट करना, बस आपने नोट किया कि इमरजेंसी में आया था या ओपीडी में, बस ये बात खत्म। क्लियर है? यहाँ तक जिसने हिस्ट्री ली ना, इसको स्टार्ट कहते हैं, स्टार्ट। यहाँ तक हिस्ट्री के 3 नंबर होते हैं, 3 मार्क्स होते हैं। जो ओस की वाइवाज होती है ना, प्लेब वगैरह, यूएसएमली, 3 मार्क्स यहाँ तक आप लोग ले सकते हैं। एक तो आप लोगों ने यहाँ से ली है, सलाम से आप लोगों को 1 नंबर मिल जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ तक चीजें पूछने से कितने नंबर मिल गए? 3। देखिए पेशेंट आया था, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, नंबर 1, मेरा नाम डॉक्टर ये है, इस मेडिकल टीम का हिस्सा हूँ जो आपकी बीमारी की तशखीस कर रही है, उम्मीद है कि आप तावन करेंगे। आपका नाम? वो कहेगा असलम, बस वो नाम बताएगा, डेटा पूछे डायरेक्ट, उम्र कितनी है, क्या काम करते हैं, शादीशुदा है कि नहीं, कहाँ पे रहते हैं, बस आपको जल्दी जल्दी पूछना है। और फिर असलम साहब आज आप अस्पताल किस मसले से तशरीफ लाए थे? वो कहता मुझे सांस फूलने का मसला था। हाँ जी, आप इमरजेंसी आए थे या ओपीडी में आए थे? बस दैट्स इट। यहाँ तक किया ना, 10 में से 3 नंबर पक्के हो गए। क्लियर है? हमने स्टेशन पास करने हैं 6-7 मार्क्स में, तो 3 नंबर तो यहाँ तक है। अब मैंने जिस फ्लो से बताया है इसमें मेरे ख्याल में 30 सेकंड भी नहीं लगे हैं। इट ऑल अबाउट यूर प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस की बात है और ये आप लोगों को यहाँ से मिलेगी। आज मैं ये पढ़ाऊंगा, कल आप लोगों से प्रैक्टिस के लिए 2-2 को बताऊंगा कि आप इससे ले ले हिस्ट्री, आप इससे ले ले। ये चीजें बार बार करोगे तो आप लोग की रिफ्लेक्सेस बनेगी। ये एग्जाम के दिन नहीं होता। एग्जाम के दिन फिर एक चीज भूलोगे, दूसरा याद होगा, तीसरा भूलोगे, चौथा याद होगा, तो फिर फायदा नहीं है। एग्जामिनर के सामने ऐसा एक्ट करना है कि आप बहुत ट्रेन बंदे हैं और कल को हॉस्पिटल में जाकर फुली कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ तक हिस्ट्री में किसी का सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। शाबाश, क्यों एनी क्वेश्चन अप टू हियर, शाबाश, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब हिस्ट्री की जो फॉर्मेट है, आगे हमने क्या पूछना है? आगे आप लोगों ने पूछना है नंबर 1 के डी
देखिए ये एक फार्मूला याद रखें, आप लोगों को कहीं से नहीं मिलेगा, ये फार्मूला यूएसएमएलई वाले यूज करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं डू पारा, इसको हम क्या कहते हैं, डू पारा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को जो बंदा बताएगा, इस फॉर्मेट का पता है, इस डी से लेके आर तक इसका एक नंबर है, कितना है, एक। तो कितने नंबर हो गए, 4, और इस ए का फिर 3 नंबर अलग है। ये ए इतना इंपॉर्टेंट है। तो अगर हिस्ट्री में स्टक हो गए ना, हिस्ट्री में भूल गए, ए को नहीं भूलना, क्योंकि ए वो देखते हैं एग्जामिनर। और हिस्ट्री आज तक हमने जितने दिए हैं या जिन लोगों से हमने लिए है इस तरह फॉर एग्जाम्पल जो प्रोफेसर के सामने हमने देखे हैं, वो ए से आगे नहीं जाते। ए के अंदर बंदे को वो वाइवा के लिए पूछता है। ए इज द मेन पार्ट ऑफ दिस हिस्ट्री। ए क्या है वो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको सीक्वेंस में तो आओगे, लेकिन मेन जो एरिया है हमने फोकस करना है वो किस पे है, वो ए पे है। वो ए हमें बताऊंगा। डी का मतलब होता है ड्यूरेशन। डी का मतलब क्या है, ड्यूरेशन। इसका मतलब ये है, डी मीन ड्यूरेशन। इसका मतलब ये है कि ये मसला कब से है। अब ये शार्टनेस ऑफ ब्रेथ है ना, इसको सांस फूलने का मसला है, तो पता होना चाहिए कब से है, 3 साल से है, 2 दिन से है। अगर वो रिसेंटली है 2 दिन 3 दिन से, इसको अक्यूट केस कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्यूट, मतलब अभी अभी है। अगर इसको 4 साल 5 साल से है, इसको क्रोनिक केस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्रोनिक। तो डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन वी कैन क्लासिफाई द प्रॉब्लम इनटू अक्यूट एंड क्रोनिक। जो अभी अभी है, लेट मतलब अर्ली है, वो क्या है, अक्यूट है, और जो लेट बहुत टाइम से है वो क्रोनिक होता है। तो ड्यूरेशन का मतलब लेके ये मसला आपको कब से है ये आपने पूछना है, ठीक है। ये मसला आपको, हाँ जी, कब से है, कब से है, ये पॉइंट आपने पूछ दिया। वो बताएगा 2 दिन से है, 2 महीने से है, 4 महीने से है, 10 साल से है, कोई इशू नहीं है। सिर्फ पता चलेगा कि ये मसला अभी अभी है या पुराना मसला है, ठीक है। ड्यूरेशन। ओ स्टैंड फॉर ऑनसेट। ओ फॉर ऑनसेट। ओ का मतलब होता है ऑनसेट। ये ऑनसेट का मतलब कि ये मसला जब आपको हुआ था, अचानक हुआ था कि आहिस्ता आहिस्ता। मतलब ये है कि पहले इंसान को कभी कभार भारीपन महसूस होता है, उसके बाद उसकी सांस फूलने लग जाता है, तो उसमें थोड़ा बहुत समय लगता है, टाइम लगता है। कभी कभार काम करते करते अचानक बंदे की सांस फूल जाती है। तो ऑनसेट रैपिड है और स्लो है, क्लियर है। तो ये मसला अचानक हुआ है या आहिस्ता आहिस्ता हुआ है, ये ऑनसेट होता है। तो ये भी सिविरिटी बता सकता है कि नहीं। तो ये मसला अचानक हुआ है या आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। सो दिस इज कॉल्ड ऑनसेट। ये क्या है, ये ऑनसेट है, समझ गए, ये ऑनसेट है। इसके बाद पी का बारी है। पी स्टैंड फॉर प्रोग्रेशन। पी का मतलब क्या है, प्रोग्रेशन। ये हिस्ट्री आप लोगों को डिफिकल्ट लगती है ना, जब 3 दिन क्लास में आओगे ना, 4थे दिन आप लोग इसको 2 मिनट में हल करेंगे। ये सारी प्रैक्टिस की गेम होती है। आप लोग क्लास की माहौल में नहीं है कि ये बाहर नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है ना। इसके लिए तरीका चाहिए और मोर प्रैक्टिस चाहिए, और ये आपको ये माहौल देता है कि आपको पता तो चले कि मैंने कल को हॉस्पिटल में क्या करना है, एग्जामिनर के सामने क्या करना है। ये फॉर्मेट गलत करोगे तो हिस्ट्री का कोई फायदा नहीं है। ये फॉर्मेट है। प्रैक्टिकल हॉस्पिटल में हम जो काम करते हैं उसका अपना एक सिस्टम होता है। प्रेजेंटिंग इलनेस क्या है, चीफ कंप्लेंट क्या है, हम वो पूछते हैं ना, लेकिन एग्जाम का अलग फॉर्मेट होता है। एग्जाम में हमने ये करना है, क्लियर है, ओके। पी फॉर प्रोग्रेशन। पी का मतलब क्या है, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, ये मसला वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है या एक जैसा है। मतलब आता है ना इंक्रीज डिक्रीज। सांस फूलने का जो मसला है ये मजीद बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है या बिल्कुल एक जैसा है, कांस्टेंट है, तो ये प्रोग्रेशन शो करता है। तो लेकिन ये मसला वक्त के साथ साथ बढ़ता है, हाँ जी, साइन ऑफ इंटरोगेशन, कम होता है या एक जैसा है, या एक जैसा है। ये बात समझ गए मेरी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। उसको टाइम नहीं देना पेशेंट को कि आपका भाई आपके पास पता है हर स्टेशन का अपना एक स्पेसिफिक टाइम होता है, 10 मिनट के अंदर ये वाइंड अप करना है। तो पेशेंट को चांस ना दे कि वो इररिलेवेंट चीजें बताए। पेशेंट को जल्दी ये मसला बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, एक जैसा है, बस वो इसमें से एक आंसर करेगा कि डॉक्टर साहब सुबह तो ठीक था, अब नहीं है, पता नहीं है, अभी छाती में भारीपन मजीद बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब प्रोग्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इस ए का मतलब है अग्रावेटिंग फैक्टर।
इसको क्या कहते हैं? अग्रावेटिंग फैक्टर। अग्रावेटिंग फैक्टर्स मतलब किन चीजों से या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे ये मसला क्या हो सकता है? कम। कभी कभार पेशेंट कहते हैं लेटने से मेरा सांस ठीक होता है, लेकिन बैठने से मेरा सांसों फिर फूल जाता है। तो पोजीशन पे डिपेंड कर सकता है कभी कभार के नहीं। कभी कभार पेशेंट कहते हैं कि थोड़ा सा आगे झुकता हूं तो सांस लेने की दुश्वारी कम होती है, पीछे सोता हूं तो सांस लेने की दुश्वारी बढ़ जाती है। तो हमने ये भी पूछना है कि किस अमल से आपकी मसला बढ़ता है, किस अमल से मसला बढ़ता है, अग्रवेट करता है, बढ़ जाता है। तो लिखे किस अमल से ये मसला बढ़ता है। ये जनाब हमारे पास क्या है? अग्रवेटिंग फैक्टर है। इसके बाद रिलीविंग फैक्टर है। आर स्टैंड फॉर रिलीविंग फैक्टर, कि किन चीजों से मसला क्या होता है? कम होता है। इसको रिलीविंग फैक्टर कहते हैं। क्लियर है? ये चीजें पूछनी है। रिलीविंग फैक्टर। मैं अब लोगों को एक सिंपल मिसाल देता हूं। हमारा जो ह्यूमन हार्ट है इसकी 3 लेयर्स होती है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज पेरिकार्डियम, उसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। फिर जो मिडल लेयर है उसको मायोकार्डियम कहते हैं, और जो सबसे अंदर वाला लेयर है इसको एंडोकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डाइटिस के जितने पेशेंट्स आते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम जब हो जाए, उसमें पेशेंट जब आगे बेंड करता है उसकी सांस लेने की जो डिफिकल्टी है, चेस्ट पेन है, वो क्या हो जाता है? कम। और जब वो बैकवर्ड जाता है तो उसकी सांस लेने की दुश्वारी मजीद बढ़ जाती है। तो पेरिकार्डाइटिस, इन दोनों चीज़ों से हमें पता चलता है कि यार ये सांस फूलने का इशू पेरिकार्डाइटिस ना हो। और अगर मायोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसमें चाहे बंदा जिस करवट बदले, उसकी जो पेन कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल क्या होती है? एक जैसी होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये पूछना जरूरी है कि नहीं, ये हमें हेल्प दे सकता है डायग्नोज में। यहाँ पे लेके किस अमल से ये मसला कम होता है, किस अमल से ये मसला कम होता है। दैट्स इट। ठीक है, ये रिलीविंग है। इधर तक पूछोगे ना, इधर तक, इसका एक नंबर है, जल्दी जल्दी। ठीक है, ये है डू PAR। क्लियर है? अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? ए कॉल्ड एसोसिएशन। ए का मतलब क्या है? एसोसिएशन। और PMC के सिलेबस में इसके 2 स्टेशन इन लोगों ने बताए हैं। एसोसिएशन को डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी कहते हैं। एसोसिएशन को क्या कहते हैं? डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर वो है जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस ज्यादा बनाए। क्लियर है कि नहीं? तो आप लोगों ने अगर हिस्ट्री में स्कोर अच्छा करना है तो कम से कम हर हिस्ट्री में 2-3 डायग्नोसिस तो बनाने होते हैं। अब देखिए, एसोसिएशन में हमने क्या पूछना है? नंबर 1 कि इस मसले के साथ सांस में सीटी की आवाजें आती है कि नहीं। अब देखिए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो उसमें वीजिंग हो सकती है कि नहीं। इंसान को सांस फूलने का मसला है तो वीजिंग हो सकती है कि नहीं। अगर वो कहते हैं हाँ ठीक है, तो हम फिर सोचते ये ब्रोंकियल आस्थमा हो सकता है। क्या हो सकता है? ब्रोंकियल आस्थमा। लेकिन आस्थमा ये जेनेटिक्स का इशू हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर वो कहते हैं कि हाँ, फिर कहे कि खानदान में किसी और को ये मसला है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे हाँ आ जाए ना, अगर हाँ, वो कहते हैं कि सांस में सीटी की आवाज भी आती है, हाँ, तो फिर ये मसला खानदान में किसी और को है कि नहीं। अब देखे, यू आर पॉइंटिंग टुवर्ड ब्रोंकियल आस्थमा। आपसे सर पूछेगा, ये आप क्यों पूछ रहे? सर, इन ब्रोंकियल आस्थमा इट इज रन इन द फैमिली इन जेनेटिक एसोसिएशन डेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ विद वीज। उसमें क्या होती है? वीजिंग होती है। ब्रोंको कंस्ट्रक्शन की वजह से आस्थमा वीजिंग होती है। मैं ये पूछ रहा हूँ इसलिए कि शायद पेशेंट को क्या हो? ब्रोंकियल आस्थमा हो। तो यहाँ पे आप लोगों ने नीचे लिखना है कि ये पॉइंट इसलिए हम पूछ रहे कि मे बी माई पेशेंट डेवलप व्हाट? ब्रोंकियल आस्थमा। पेशेंट को ब्रोंकियल आस्थमा हो। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप लोगों से सर पूछेगा कि ब्रोंकियल आस्थमा क्या है? इट इज अ ब्रोंको कंस्ट्रक्टिव डिजीज। ये क्या है? ब्रोंको कंस्ट्रक्टिव डिजीज है। ये वो डिजीज है जिसमें जो सांस की नाली है, ब्रोंकस है, वो क्या हो जाती है? नेरो, वो कंस्ट्रक्ट हो जाती है, तो सांस लेने में दुश्वारी होती है। सांस लेने में दुश्वारी का मतलब डिस्पनिया है, डिस्पनिया।
और सांस फूलने का मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। क्लियर है। अब इधर लिखे इट इज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये पता है कि नहीं, ये एलर्जी है। आस्थमा अगर एग्जाम में आ जाए कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, आंसर इज टाइप 1। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ये टाइप 1 होता है, HSR टाइप 1 होता है। और ये आप लोगों से वाइवा में पूछेगा कि ब्रोंकियल आस्थमा किस एलर्जी रिएक्शन का एग्जाम्पल है, टाइप 1। एलर्जी के 4 अकसाम है, टाइप 1, 2, 3 एंड 4। तो ब्रोंकियल आस्थमा किस एलर्जी का एग्जाम्पल है, टाइप 1। और टाइप 1 एलर्जी के अंदर जो एंटीबॉडी बढ़ती है दैट इज IgE। कौन सी एंटीबॉडी, IgE। इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी को कहते हैं। एंटीबॉडी के 5 अकसाम है, IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, जिन लोगों में आस्थमा हो उन लोगों की ब्लड के अंदर एंटीबॉडी अगर बढ़ेगी तो क्या है, वो IgE है। अब यहाँ पे लिखे ड्रग ऑफ चॉइस। एग्जामिनर पूछेगा एक बात में, आस्थमा पेशेंट है, क्या दोगे पेशेंट को, डायरेक्ट क्या देंगे कि इसकी जो सांस लेने की तकलीफ है इसको हम कम करें, सल्ब्यूटामोल। क्या देते हैं, सल्ब्यूटामोल। सल्ब्यूटामोल स्प्रे होती है कि नहीं, तो हम सल्ब्यूटामोल देते हैं, दैट इज सल्ब्यूटामोल। लेकिन यहाँ तक बात जो है ना वो खत्म नहीं होगी। एग्जामिनर अच्छे स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता है कि वो ये बताए कि सल्ब्यूटामोल है क्या चीज़। क्लियर है। अब इधर देखें, ये सांस की नाली है, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकस। ये क्या चीज़ है, ब्रोंकस है, सांस की नाली। राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस, एक लेफ्ट लंग में जाता है और एक राइट लंग में जाता है। इस ब्रोंकस की अंदर वाली साइड पे, इनर साइड पे, यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं बीटा 2। कौन सा रिसेप्टर, बीटा 2। अब देखे इन द ब्रोंकस, ये सांस की नाली है, ब्रोंकस है, ठीक है। सो इन द ब्रोंकस वी हैव बीटा 2 रिसेप्टर, ठीक है। अब ऐसे ड्रग जो इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करे इसको हम बीटा 2 एगोनिस्ट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बीटा 2 एगोनिस्ट। एगोनिस्ट वो ड्रग होती है जो रिसेप्टर को क्या करे, एक्टिवेट करे। और कुछ ऐसी ड्रग्स होती है कि वो इस रिसेप्टर को क्या करते हैं, इनहिबिट, जिसको हम बीटा 2 एंटागोनिस्ट कहते हैं। ये एमसीक्यू याद रखें। एगोनिस्ट का मतलब फार्माकोलॉजी में ये है कि किसी चीज़ को एक्टिवेट करना, और एंटागोनिस्ट का मतलब ये है किसी चीज़ को इनएक्टिव करना या ब्लॉक करना। अब देखें, ऐसा ड्रग जो इस रिसेप्टर को ब्रोंकस में क्या करे, हाँ समझाम, एगोनिस्ट मीन एक्टिवेट करे, तो इसका मतलब ये है ये जो बीटा 2 है ये इस ब्रोंकस के अंदर एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, इसका नाम है साइक्लिक AMP। इसका नाम क्या है, साइक्लिक AMP। नाम सुना है कि नहीं। और ये जो साइक्लिक AMP है ये ब्रोंकस के अंदर स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है। क्या करता है, स्मूथ मसल। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है स्मूथ मसल क्या हो गए, रिलैक्स। तो स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, और जब स्मूथ मसल रिलैक्स होगी तो ब्रोंकस डायलेट होगा कि कंस्ट्रिक्ट, डायलेट होगा। सो दैट विल लीड टू ब्रोंको डायलेशन। तो सांस लेने में जो दुश्वारी है वो खत्म हो जाएगी कि नहीं। दिस इज व्हाट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्ब्यूटामोल। सल्ब्यूटामोल एक्ट ऑन बीटा 2 रिसेप्टर एंड इट एक्टिवेट बीटा 2। तो एगोनिस्ट है कि एंटागोनिस्ट है, एगोनिस्ट है। तो सल्ब्यूटामोल इज बीटा 2 एगोनिस्ट। जब ये स्प्रे बंदा करता है वो ब्रोंकस में बीटा 2 पे काम करता है, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, साइक्लिक AMP। और वो ब्रोंकस के अंदर स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है और इससे ब्रोंको डायलेशन होती है। तो सल्ब्यूटामोल इज अ ब्रोंको डायलेटर मेडिसिन। ये क्या है, ये ब्रोंको डायलेटर है। और आस्थमा पेशेंट में पहले से ब्रोंको क्या होता है, कंस्ट्रक्शन, और हमारा टारगेट ये है कि ब्रोंको क्या करें, डायलेशन करें। इसलिए ड्रग ऑफ द चॉइस क्या देते हैं, सल्ब्यूटामोल देते हैं। अब समझ गए, इतना वाइवा किसी ने दे दिया वो 10/10 में जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा किसी को नहीं पता होता। वो कहेगा जनाब सांस फूलने की बीमारी के साथ पेशेंट आया था। अब आप लोग कहोगे ये बात किधर चली गई। ये सारी चीजें हम नहीं पूछते। अगर एग्जामिनर ने आपको रोक लिया कि यार सांस फूलने के साथ आप CT की आवाज क्यों पूछ रहे, तो आप कहोगे सर मे बी माई पेशेंट इज अ ब्रोंकियल आस्थमा। फिर आपसे कहेगा कि ब्रोंकियल आस्थमा जेनेटिक एसोसिएशन होता है कि नहीं, ब्रोंकियल आस्थमा फैमिली में रन कर सकता है कि नहीं। ब्रोंकियल आस्थमा किस हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जांपल है, टाइप 1। इसमें कौन सी एंटीबॉडी बढ़ेगी, IgE। इसमें ड्रग कौन सा देते हैं, सल्ब्यूटामोल। क्यों देते हैं, तो आप लोगों का रीजन यही होना चाहिए। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। क्लियर है कि नहीं। तो आप लोगों ने ये चीजें याद रखनी है इसके साथ। क्लियर है, तब आप लोगों का वाइवा 10/10 में जाएगा। क्लियर है कि नहीं। फिर अब नेक्स्ट यहाँ पे अभी तक देखे हमने एसोसिएशन पढ़ा है ना। एसोसिएशन में आपने पेशेंट से एक बात पूछी है
कि इस मसले के साथ सांस में सीटी की आवाज़ें आती है कि नहीं। और कह गए नहीं, इसका मतलब फिर आपने ये फिर नहीं पूछना कि खानदान में मसला है कि नहीं। अगर सीटी की आवाज़ नहीं है तो फिर आसमां नहीं है, हमने आगे नहीं जाना, फिर दूसरा क्वेश्चन करना है। तो सेकंड क्वेश्चन लेके फिर क्या कहेंगे, सेकंड नंबर, इस मसले के साथ छाती का दर्द या छाती में दर्द होता है कि नहीं। चेस्ट पेन पूछ सकते हैं कि नहीं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलने के साथ साथ छाती में दर्द होता है कि नहीं। वो कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब दर्द तो होता है, क्लियर है। और याद है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ ज्यादातर चेस्ट पेन जरूर होता है। वो कहते हैं छाती का दर्द होता है। अगर यहाँ पे बात सुन ले, अगर उसने क्या किया, हाँ ठीक है, तो फिर हाँ तो ये दर्द बाएं बाजू की तरफ जाता है कि नहीं, पूछ सकते हैं कि नहीं। तो चेस्ट पेन है ये रेडिएट कर सकता है कि नहीं बाएं बाजू की तरफ। व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, ये एमआई के लिए पूछते हैं, एंजाइना के लिए पूछते हैं। एंजाइना पेशेंट में चेस्ट पेन रेडिएट करता है लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट शोल्डर पे, लेफ्ट जा पे और लेफ्ट आर्म पे, क्लियर है। तो आप लोगों ने अगर यहाँ से वो कहते हैं हाँ, तो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है हाँ, तो कभी ये अगर आप लोगों ने बता दिया तो एग्जामिनर कहेगा बस उठ जाए आपका 10 है, क्लियर है। कभी इस दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए आपने जबान के नीचे गोली रखी है कि नहीं। एंजाइना के अंदर हम एनजीसेट देते हैं कि नहीं, एनजीसेट देते हैं, वो नाइट्रोग्लिसरीन है और वेज़ो डायलेशन करके ब्लड फ्लो टू द हार्ट को क्या करता है, बढ़ाता है। अगर छाती का दर्द है और वो लेफ्ट बाजू पे जा रहा है और उस दर्द के लिए वो बार बार सब लिंगुअल क्या लेता है, जीटीएन एनजीसेट लेता है, तो फिर ये क्लियर कट एंजाइना का केस है। ये किसका केस है, एंजाइना। लेकिन कभी इस दर्द को कम करने के लिए ज़बान के नीचे गोली रखी है कि नहीं। हाँ जी, अगर एग्जामिनर यहाँ पे आपसे ये पूछे व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, आंसर इज एंजाइना। ये हम किसको देखते हैं, एंजाइना के लिए, ठीक है ना। आज बेसिक साइंस में एंजाइना पढ़ा है ना, ये वही एंजाइना है। तो फिर यहाँ पे वो आप लोगों से वाइवा पूछेगा, क्लियर है। हमारे पास वाइवा क्वेश्चन, इसका वाइवा क्वेश्चन लेके एंजाइना के जो इम्पोर्टेंट आते हैं, ठीक है। हमारे पास जो हार्ट की ब्लड सप्लाई है इट इज मेनली डिपेंडेंट ऑन कोरोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। ये ब्लड सप्लाई देती है हार्ट को। तो एक कोरोनरी आर्टरी है, एक लेफ्ट होती है और एक राइट होती है, दैट इज कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी मेनली जो ब्लड देती है, हार्ट की जो पंपिंग लेयर है वो क्या है, मायोकार्डियम है। क्योंकि मायोकार्डियम मसल से बना होता है, किससे बना होता है, मसल। और मसल हैज द एबिलिटी ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ब्लड सप्लाई हार्ट के अंदर स्पेशली किसको मिलना चाहिए, मायोकार्डियम। अगर एक बंदा है उसकी कोरोनरी आर्टरी में कहीं पे क्लॉट बना है, क्या बना है, क्लॉट बना है। अब इस क्लॉट की वजह से इसको थ्रोम्बस भी कहते हैं। इस थ्रोम्बस की वजह से ब्लड फ्लो क्या है, आगे कम है, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द मायोकार्डियम। याद रखे डिक्रीज ब्लड को हम इस्कीमिया कह सकते हैं कि नहीं, कि इस पेशेंट में क्या है, इस्कीमिया है। इस्कीमिया का मतलब हाइपोपरफ्यूजन है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई है। लेकिन अगर ये ब्लड सप्लाई किस लेयर को कम हो जाए, मायोकार्डियम, दैट इज कॉल्ड एंजाइना। इसको फिर एंजाइना कहते हैं। ये एंजाइना की डेफिनेशन है। बहुत से लोग कहते हैं कि एंजाइना इज अ चेस्ट पेन, लेकिन एंजाइना चेस्ट पेन नहीं है। एंजाइना मीन डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू मायोकार्डियम, उस वजह से क्या होता है, चेस्ट पेन होता है। तो एंजाइना इज नॉट अ चेस्ट पेन बट चेस्ट पेन इज अ सिम्टम ऑफ एंजाइना। इसमें फर्क है, बात समझ गए कि नहीं। इसका मतलब ये है, इधर देखे, ये मायोकार्डियम का सेल है, मायोकार्डियल लेयर का एक सेल है। इसमें तो 1000 मिलियन सेल्स होते हैं, मायोकार्डियम तो लेयर है, पूरे हार्ट को सपोर्ट देता है पंपिंग के लिए। उसमें हमने एक सेल लिया, इस मायोकार्डियम सेल के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम एलडीएच है। क्या है, एलडीएच, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। इसका नाम क्या है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। शायद आप लोगों ने नाम सुना हो CKMB। इसके अंदर क्या होता है, CKMB, क्रिएटिनिन काइनेज MB। इसमें ट्रोपोनिन, हाँ जी, I, और ट्रोपोनिन T, ये ट्रॉप T ट्रोप I सुने ना। दीज ऑल आर कॉल्ड कार्डियक मार्कर्स। इसको क्या कहते हैं, कार्डियक मार्कर्स। ये सारे कार्डियक मार्कर्स
कार्डियक मार्कर में एक और भी होता है मायोग्लोबिन, इसके अंदर क्या पाया जाता है, मायो, ये मसल से बना है ना, तो मसल के अंदर ग्लोबिन को क्या कहते हैं, मायोग्लोबिन। ब्लड में ग्लोबिन को हीमोग्लोबिन कहते हैं, क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन कैरी करता है लंग से टिश्यूज को। तो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, मसल के अंदर मायोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में कितने ग्लोबिन चेन है, शाबाश, 4, 2 अल्फा 2 बीटा। याद रखे देर आर 4 ग्लोबिन चेन हीमोग्लोबिन बट देर इज सिंगल ग्लोबिन चेन मायोग्लोबिन, ये याद रख, ये भी एमसीक्यूज आता है। जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर ग्लोबिन चेन 4 होती है, लेकिन मायोग्लोबिन में 1 होता है। वो टेट्रामेरिक है, टेट्रा मीन 4, और ये मोनोमेरिक है, मोनो मीन 1। क्लियर है कि नहीं? तो मायोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन, मायो मीन मसल, ये मसल से बने हुए लेयर में होगा मायोकार्डियम में। तो देखे कितनी चीजें मैंने ड्रा की है, 5, LDH, CKMB, ट्रोप आई, ट्रोप टी एंड मायोग्लोबिन, इनको कहते हैं कार्डियक मार्कर्स। तो क्या कहते हैं, कार्डियक मार्कर्स। ये कार्डियक मार्कर्स कहाँ पे होते हैं, ये मायोकार्डियम सेल के अंदर होते हैं। अब देखें, अगर ब्लड, यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ, एग्जामिनर विल लव इट टू आस्क दिस, अगर ब्लड सप्लाई इस मायोकार्डियम की सेल को कम हो जाए तो इसकी डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई क्या है, कम है, तो सप्लाई डिमांड में इम्बैलेंस आ गई क्या नहीं। अगर ब्लड जाएगी नहीं तो ये सेल सरवाइव कर सकेगा, नहीं करेगा। अगर 50% ब्लड जा रही है और 50% ब्लॉक है, फिर भी कुछ ना कुछ हद तक ये काम चला पाएगा, लेकिन ब्लड सप्लाई तो कम है कि नहीं, तो उस पर सेल डेथ तो नहीं होती। लेकिन अगर ये क्लॉट बढ़ जाए, ये क्लॉट साइज में बढ़ जाए और इसने ब्लड फ्लो को ब्लॉक किया कितना %, 90%, तो फिर इस पर ये सर्वाइव कर सकता है, नहीं। 90% ब्लड नहीं मिलता तो इस पे मायोकार्डियम की सेल की क्या हो जाएगी, डेथ। डेथ ऑफ मायोकार्डियल सेल इज कॉल्ड इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब इधर सुन ले, ब्लड सप्लाई अगर कम हो और उस पर मायोकार्डियल सेल की डेथ हो नहीं होती, इसको एंजाइना कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइना। अगर ये ब्लड सप्लाई इतनी कम हो जाए कि वहां पे सेल की क्या हो जाए, इसको फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, इसको एमआई कहते हैं। तो एंजाइना और एमआई की डिफरेंस है, एंजाइना में भी ब्लड सप्लाई कम, एमआई में भी ब्लड सप्लाई कम, लेकिन एंजाइना में मायोकार्डियल सेल की डेथ नहीं होती, लेकिन एमआई मायोकार्डियल सेल की डेथ होती है। ये एमसीक्यूज याद रखे। अब इधर एमसीक्यूज में दोनों में चेस्ट पेन होगा कि नहीं, दोनों में चेस्ट पेन होता है, दोनों में वो पेन किधर जाता है, लेफ्ट आर्म की तरफ जाता है। दोनों में ईसीजी में एसटी सेगमेंट एलिवेशन या एसटी सेगमेंट डिप्रेशन आएगी, लेकिन एक के अंदर बायो कार्डियक मार्कर रेज होंगे और एक के अंदर रेज नहीं होंगे। जो एंजाइना पेशेंट है इसका डेथ तो नहीं हुआ है, तो मार्कर ब्लड में नहीं आएंगे, और जब ये सेल खराब हो जाए, डाई हो जाए, तो फिर ये मार्कर निकलेंगे कि नहीं, और ये मार्कर जब निकलेंगे ये ब्लड में आएंगे। तो जब कार्डियक मार्कर हम चेक करें और वो ब्लड में ज्यादा हो तो इसका मतलब ये एमआई पेशेंट है, और अगर कार्डियक मार्कर नॉर्मल है तो फिर ये एंजाइना का पेशेंट है। ये क्वेश्चन जरूर सर पूछते, ठीक है ना प्रोफेसर, व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग टेस्ट बिटवीन एंजाइना एंड एमआई, कार्डियक मार्कर टेस्ट। इसमें क्या है, कार्डियक, वो बताएगा ईसीजी, चेस्ट एक्सरे या पेन हिस्ट्री, आर यू विल डू मार्कर टेस्ट, आंसर इज मार्कर टेस्ट। तो कार्डियक मार्कर जिसमें ज्यादा हो वो एमआई है, जिसमें ना हो वो एंजाइना है। लेकिन दोनों में पेन रेडिएशन एक जैसी होगी कि नहीं, इसका मतलब या तो ये पेशेंट एंजाइना का हो सकता है या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का हो सकता है। फिर आगे हम टेस्ट में पता चलाएंगे कि मार्कर रेज है तो फिर एमआई है, मार्कर रेज नहीं है तो एंजाइना का केस है। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब एंजाइना अगर ब्लड सप्लाई इस मायोकार्डियम को क्या हो जाए, कम, लेकिन सेल की डेथ तो नहीं होती, ऐसा एंजाइना जिसमें पेशेंट को बैठे बैठा सिम्टम हो ना हो, लेकिन जब दौड़ता है उसको क्या हो, चेस्ट पेन, इसको स्टेबल एंजाइना कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेबल एंजाइना। और ऐसा एंजाइना जिसमें क्लॉट इतना बन जाए कि बैठे बैठाए भी पेशेंट को स्टेन हो, इसको अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल एंजाइना। और एक होते हैं वेजोस्पास्टिक एंजाइना, वो अलग हम पढ़ेंगे आगे वाइवा के लिए, इसको प्रिंसमेंटल वेरिएंट एंजाइना भी कहते हैं। क्लियर है, ये जनाब एंजाइना की टाइप से। एमआई की अलग हम हिस्ट्री में एमआई की डायग्नोज पढ़ेंगे, ईसीजी में, ईसीजी में यहाँ पे प्ले करूंगा एमआई के अंदर, फिर इसकी जो वाइवा क्वेश्चन है वो हम अलग पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ हिस्ट्री के साथ याद रखें। किसी को छाती में पेन है, वो लेफ्ट साइड पे रेडिएट करता है, और उस पेन की सिविरिटी को कम करने के लिए उसने अंडर द टंग टेबलेट ली है, या तो ये एंजाइना का पेशेंट है या
MI का पेशेंट है। क्लियर है? हमें कैसे पता चलेगा कि किसका है? कंफर्म कार्डियक मार्कर टेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन के बगैर हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, अगर यहाँ पे भी आपने सीनियर नहीं रुकवाया तो देखे फिर लिखे इस मसले के साथ सांस लेने में तकलीफ होती है कि नहीं? सांस लेने में तकलीफ को डिस्पनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पनिया। ठीक है, अगर हाँ कभी रात के वक़्त अचानक आंखें खुल जाती है कि नहीं? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये हम पूछते हैं पल्मोनरी एडिमा के बारे में। किसके बारे में? पल्मोनरी एडिमा। लंग्स के अंदर एक्सिस फ्लूइड अक्यूमुलेशन को क्या कहते हैं? पल्मोनरी एडिमा। अक्यूमुलेशन ऑफ एक्सिस फ्लूइड इन द लंग इज कॉल्ड पल्मोनरी एडिमा। तो यहाँ पे लेके वी आर टॉकिंग अबाउट पल्मोनरी एडिमा। एडिमा मीन एक्सिस फ्लूइड अक्यूमुलेशन। अगर वो कहाँ पे हो जाए? लंग्स में, तो इसको क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। क्लियर है? देखिए ये जो चीजें एक्सप्लेन करता हूँ ये आप लोग खुद नहीं पढ़ते, आप लोग इसलिए करता हूँ कि साथ में हर पॉइंट के पास आपके पास लॉजिक होना चाहिए कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो। क्योंकि प्रोफेसर से तो आपने ये पूछना है कि आप ये क्यों पूछ रहे हो सर, वो आपको सर पल्मोनरी एडिमा, फिर इसमें वो वाइवा कैसे लेगा। देखें ये आप लोगों ने इसके साथ साइड पे ये ड्रा करना है। दिस इज द ह्यूमन हार्ट, बिल्कुल एक इस तरह आसान। ह्यूमन हार्ट इज हाउ मेनी चेम्बर्स? 4 चेम्बर्स। दिस इज कॉल्ड राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चेम्बर्स है हार्ट के। कितनी चेम्बर्स है? 4। इनमें 2 एट्रियाज होती है और 2 वेंट्रिकल्स होती है। अब इधर MCQ सुन ले। फिर हार्ट के नीचे इस तरह 2 लंग्स पड़े हैं। क्या चीज पड़ी है? लंग्स। दीज आर लंग्स। क्लियर है? अब देखें इस राइट एट्रियम में ऊपर से सुपीरियर वीना केवा आता है। क्या चीज आता है? सुपीरियर वीना केवा। और नीचे से क्या आता है? इंफीरियर वीना केवा, ये नीचे से आती है। फिर राइट एट्रियम से ब्लड किधर जाता है? राइट वेंट्रिकल। और फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए ब्लड लंग्स को जाता है। किधर जाता है? लंग्स को जाता है। ये तो पता है ना सबको। फिर लंग्स में डीऑक्सी ब्लड किस में कन्वर्ट होता है? ऑक्सी ब्लड में। इधर MCQ सुन ले तो आप लोगों को मजा आएगा इसको सुन के। राइट एट्रियम से ब्लड किधर गया? राइट वेंट्रिकल। फिर राइट वेंट्रिकल ने पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ये ब्लड किसको दे दिया? लंग्स को। वहां पे डीऑक्सी ब्लड कन्वर्ट हो गया ऑक्सी में। और यहाँ पर लंग से पल्मोनरी वेन जाएंगे कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम। पल्मोनरी वेन किधर गए? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किधर जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये फिर एयोर्टा को देगा। किसको देगा? एयोर्टा। और एयोर्टा हमारे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्लियर है? तो देखे इस साइड से ब्लड आई, लंग से गुजर गई और फिर वापस लेफ्ट साइड पे आई। यहाँ पे MCQs आप सुन ले। यहाँ पे अगर ये लेफ्ट एट्रियम है, उसने ब्लड किसको देना है? लेफ्ट वेंट्रिकल। जिसके दरमियान वाल्व होगा कि नहीं? हार्ट में वाल्व है, दैट इज कॉल्ड मेट्रल वाल्व। कौन सा वाल्व? मेट्रल वाल्व, जिसको बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। क्लियर है? अब अगर बाइकस्पिड वाल्व किसी भी मसले की वजह से नैरो हुआ है, नैरोइंग ऑफ द वाल्व इज कॉल्ड माइट्रल स्टेनोसिस। इसको क्या कहते हैं? माइट्रल स्टेनोसिस। तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड नीचे ज्यादा जाएगी कि कम? कम। तो ज्यादा ब्लड इसमें रहेगी ना। जब लेफ्ट एट्रियम ब्लड से भर जाएगी तो पल्मोनरी वेन फिर आगे ब्लड मजीद नहीं दे पाएगी, क्योंकि ब्लड इधर बन गया ज्यादा। तो प्रेशर आगे जाएगी कि बैक जाएगी? बैक। तो पल्मोनरी वेन के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा। जब पल्मोनरी वेन के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तो ये प्रेशर किस पे जाएगी? लंग्स पे। तो लंग्स पे जब प्रेशर बढ़ेगा तो उसके अंदर जो कैपिलरी है वो डायलेट हो जाएगी, तो उससे फ्लूइड लीकिंग होगी क्या? नहीं। और दैट एक्सिस फ्लूइड लीकिंग इन द लंग इज कॉल्ड पल्मोनरी एडिमा। इसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी एडिमा। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये है कि ये जो एडिमा है इसका वजह अपना मसला है या हार्ट का मसला है? तो इसको कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कार्डियोजेनिक। अब सुन ले, तो जब एडिमा हो जाए तो इस लंग्स के अंदर जो सेल है इसको हम कहते हैं एल्व्यूलाई। क्या कहते हैं? एल्व्यूलाई। ये गैसियस एक्सचेंज में काम करती है। लंग्स की जो सेल है उसका नाम क्या है? एल्व्यूलाई। अब देखें इसमें फ्लूइड आ गए क्या? नहीं। बैक प्रेशर से ब्लड आ गई क्या? नहीं। फ्लूइड।
तो गैसियस एक्सचेंज ज़्यादा होगी कि कम? कम होगी। सरफेस एरिया क्या हो गया? कम हो गया। तो सांस लेने में दुश्वारी होगी कि नहीं? तो इसमें डिस्पनिया होता है। पल्मोनरी एडीमा में क्या होता है? डिस्पनिया। सांस फूलने का मसला होगा कि नहीं, जो हम हिस्ट्री ले रहे पेशेंट से। क्लियर है कि नहीं? फिर इधर देखिए एल्वुलाई है, इसका मतलब ये जो जगह है इसमें एक्सचेंज होता है ना अभी इसमें, तो पेशेंट को तकलीफ होगी लेकिन वो सांस ले सकेगा। पेशेंट भाई सोने लगा रात को, सुपाइन पोजीशन, सोने लगा, लंग्स तो ऐसे है ना, लंग्स एल्वुलाई ऐसी है, बंदा सो जाए तो एल्वुलाई इस तरह हो जाती है, तो ग्लास आधी भरी है, आप ग्लास को ऐसे करें तो ये फ्लूइड फिर पूरे एल्वुलाई में रिडिस्ट्रीब्यूट होगी कि नहीं? तो जब पूरे, अब ये बंदा सोया है, ये 1 घंटा लेगा, आधा घंटा लेगा, ये फ्लूइड आहिस्ता आहिस्ता पूरे एल्वुलाई में भर जाएंगे, तो वहां पे सांस लेना यकदम क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो आंखें खुलेगी, बंदा उठ जाएगा, घबराहट आएगी और वो बाय फ्रेश एयर लेने के लिए जाएगा। कभी रात को अचानक आंखें खुल जाती है कि नहीं? दिस इज द हॉल मार्क ऑफ पल्मोनरी एडीमा इन अ पेशेंट। ये एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है ना? इसको हम पल्मोनरी एडीमा कहते हैं। और ये क्वेश्चन अब इधर देखें, फिर ये बंदा जब उठ जाए तो उसका एल्वुलाई फिर ऐसे हो गए ना, तो फ्लूइड नीचे गए तो उसको सांस लेना आ जाएगा, फिर सो गया, फिर वो इसे, तो उसको फिर आंखें खुल जाएगी। तो ये जो मसला है ये एक जैसा होता है कि ऑन ऑफ होता है, ऑन ऑफ। इसको कहते हैं पैरोक्सिस्मल। क्या कहते हैं? पैरोक्सिस्मल का मतलब ऑन ऑफ। नाइट में होता है कि डे में ज्यादा, तो इसका मतलब नॉकचर्नल है। नॉकचर्नल का मतलब नाइट में, और सांस लेने में तकलीफ है तो डिस्पनिया है कि नहीं? इसको हम कहते हैं पीएनडी। पीएनडी इज द हॉलमार्क ऑफ पल्मोनरी एडीमा। पैरोक्सिस्मल, नॉकचर्नल, डिस्पनिया। पल्मोनरी एडीमा में होता है ऑन ऑफ ड्यूरिंग द नाइट, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, दैट इज कॉल्ड पीएनडी। इसका मतलब अगर ये चीज किसी को हो रही है, सांस फूलने के साथ साथ उसको सांस लेने में तकलीफ है और रात को उसकी आंखें अचानक खुल जाती है और वो घबराहट का शिकार होता है, और जब उठता है तो उसकी सांस थोड़ी सी तीख हो जाती है, इसका मतलब इस पेशेंट में क्या हो सकती है? पल्मोनरी एडीमा हो सकती है। और पल्मोनरी एडीमा के लिए हमें ईसीजी करना है कि शायद मसला किधर से स्टार्ट हो? हार्ट से स्टार्ट हो। तो याद रखे, इफ एडीमा करें पल्मोनरी लंग्स, इट इज कॉल्ड कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा। अब यहाँ पे जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपसे वहां पे पूछेगा अस्कल्टेशन पे क्या मिलेगा इस पेशेंट में? अस्कल्टेशन, स्टेथोस्कोप है आपके पास हाथ में, वो कहेगा पल्मोनरी एडीमा को हम कैसे अस्कल्टेट करते हैं वो हम अलग सेशन में पढ़ेंगे, लेकिन बैक ऑफ द चेस्ट पे यहाँ पे नीचे स्टेथोस्कोप रखते हैं, पेशेंट को कहते हैं लंबा सांस ले ले। सांस लेते हैं, जब सांस छोड़ता है तो इस तरह जिस सूखे पत्ते पे बंदा पाँव रखे, इसका अपना एक आवाज होता है, इसको कहते हैं क्रैकल्स। क्या कहते हैं? क्रैकल्स। तो जब हम स्टेथोस्कोप पे अस्कल्टेशन पे कौन सा साउंड सुने? क्रैकल्स। या आपसे ये भूल गया है तो आपने याद रखने राल्स, इसको क्या कहते हैं? राल्स। या ये भी भूल गए हो तो लेके इसके लिए क्रेप्स, क्रैकल, राल्स, या आसान क्रेपिटेशन। क्या चीज आती है? क्रेपिटेशन। क्रैकल, राल्स, क्रेपिटेशन, दीज आर द साउंड्स वी हर्ड ऑन स्टेथोस्कोप। जब हम स्टेथोस्कोप लंग्स पे रखे और उसमें एक्सेस क्या हो? फ्लूइड हो, तो पल्मोनरी एडीमा की अस्कल्टेशन साइन क्रैकल्स होती है। क्या होती है? क्रैकल्स होती है। अब ड्रग ऑफ द चॉइस सर पूछेगा और इस पे वो ज्यादा नंबर देते हैं। पल्मोनरी एडीमा के अंदर हम क्या देंगे? ड्रग ऑफ द चॉइस। हमारा टारगेट ये है कि लंग से एक्सेस फ्लूइड को क्या करे? बाहर निकाले, तो डायूरेटिक्स देंगे। क्या देंगे? डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स का नाम सुना है क्या? नहीं। तो हम फ्यूरोसिमाइड देते हैं, लेजिक्स इंजेक्शन देते हैं, ताकि कम टाइम में हम पेशेंट से एक्सेस फ्लूइड क्या करें? बाहर निकाले और लंग्स पे बोझ कम हो जाए। तो यहाँ पे लेके फ्यूरोसिमाइड, फ्यूरोसिमाइड। क्लियर है? फ्यूरोसिमाइड लेजिक्स के नाम से इंजेक्शन आता है, तो दैट इज नोन एज अ लूप डायूरेटिक्स। ये क्या है? लूप डायूरेटिक्स। और जो फ्यूरोसिमाइड है ये लंग से एक्सेस फ्लूइड को फ्लश करेगा और यूरिन की शक्ल में बाहर निकालेगा। लेजिक्स इंजेक्शन के बाद इंसान को यूरिनेशन ज्यादा आती है कि कम? ज्यादा आती है। इसको पोलीयूरिया कहते हैं, इस वजह से कि हम एक्सेस यूरिनेशन को बाहर निकालते हैं। क्लियर है? तो दिस व्हाट ऑल अबाउट पल्मोनरी एडीमा। अब देखिए हमने स्टार्ट ली थी, आखिर में सम अप करते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। आप गए स्टेशन पे, सर बैठा है, पेशेंट बैठा है, सर ने कहा द पेशेंट प्रेजेंटेड विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हिस्ट्री ले ले। आप भाई जनाब पेशेंट के सामने बैठ गए, यू हैव टू फोकस ऑन द पेशेंट, आई टू आई कॉन्टेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? पेशेंट को देखे और इसको बताए अस्सलाम वालेकुम, वो कहेगा वालेकुम सलाम, ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर अहमद है, मैं उस टीम का हिस्सा हूँ। देखिए अब आप लोग खुद घड़ी को देखे और मेरी उसको देखे,
देखिए अस्सलामुअलैकुम, वो कहेगा वालेकुम सलाम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद है, उस टीम का हिस्सा हूँ जो आपकी बीमारी की तशखीस कर रही है। आज प्रोफेसर साहब ने आपसे कुछ बीमारी के मालूमात के लिए कहा है, उम्मीद है कि आप तावन करेंगे। आपका नाम? वो कहेगा असलम। असलम साहब, आपकी उम्र कितनी है? आप काम क्या करते हैं? आप शादीशुदा है कि नहीं? अगर है, कितने बच्चे हैं? ठीक है। फिर आखिर में आप कहाँ रहते हैं? उसकी रेजिडेंशियल एरिया नोट करें। ठीक है। आज असलम साहब आप हॉस्पिटल में किस मसले से तशरीफ लाए थे? वो कहेगा मुझे सांस लेने में दुश्वारी थी या फूलने का मसला था। आप ओपीडी में आए थे या इमरजेंसी में? ओके। असलम साहब, आप इस मसले के साथ साथ आपको कभी सांस में सीटी की आवाज़ आती है कि नहीं? वो कहेगा नहीं। नहीं का मतलब आगे जाए। फिर इस मसले के साथ साथ कभी छाती में दर्द हुआ है कि नहीं? वो कहेगा हाँ। ये दर्द छाती तक रहता है या बाजू में जाता है? बाजू में भी जाता है। कभी इस दर्द के लिए जुबान के नीचे गोली रखी है कि नहीं? इसका मतलब यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन द एंजाइना। वो कहेगा मेरे सांस लेने में दुश्वारी भी नहीं हुई है और छाती में दर्द भी नहीं है। फिर आगे जाए, इस मसले के साथ साथ कभी रात को सोने से जो है ना आपकी आंखें खुल जाती है कि नहीं और घबराहट सी होती है कि नहीं? हाँ। तो आपके जहन में क्या आएगा? पल्मोनरी एडीमा। और ये चीज़ नोट करें कि इस पेशेंट को पहले से क्या है? हार्ट। असलम साहब, आपको दिल की कोई बीमारी है कि नहीं? वो कहेगा हाँ, पिछले साल डॉक्टर के पास गया था, वो कहता है कि आपके दिल में एक साइड का वाल बंद है, फिर मार्टल स्टीनोसिस हो सकती है। क्लियर है कि नहीं? ये क्वेश्चन अगर आप लोग इस तरह एग्जामिनर के सामने बताएंगे, वो कहेगा इस बंदे ने पढ़ा है। क्लियर है कि नहीं? तो हमने इस तरह ये वाइवा लेना है। फिर जहाँ पे आपको सर रोकेगा, 2-3 बातें पूछेगा, बस आपको कहेगा कहाँ से ग्रेजुएट है, कितनी अटेम्प्ट में पास किया, स्टेप 1, कब से मतलब फेल होते जा रहे थे, और अगर मैं पास करूँ तो कल को लोगों की खिदमत करोगे कि नहीं? बस 2-3 चीज़ें बताओ और वो पास करके आपको कहेगा कि बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट सेशन। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ तक आप ये इतना आसान गेम नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए और नॉलेज भी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अब हिस्ट्री खत्म नहीं है, ये हमने ए पढ़ा है। ए ये एसोसिएशन है, और मैंने आप लोगों को बताया था ए के अंदर 3 नंबर होते हैं। सारा गेम तो ए के अंदर है, ए के अंदर वाइवा होता है। आज तक जितनी हिस्ट्रीज हुई है कि कोई बंदा ए से आगे नहीं गया है, लेकिन हमने तो हिस्ट्री फॉर्मेट पूरी पढ़नी है, तो अभी 2-3 मिनट का हिस्ट्री रहता है, वो अब लेके। तो अभी तक डी ओ या ओ डी सॉरी डू पारा, डी ओ पारा हमने पढ़ा है कि नहीं? डी किसके लिए था? ड्यूरेशन के लिए। हाँ जी। और फिर इसके बाद ओ फॉर ऑनसेट, पी फॉर प्रोग्रेशन, और इसके बाद वेरी गुड, इसके बाद जो हमने पढ़ा था एग्रावेटिंग फैक्टर और रिलीविंग फैक्टर, और इसके बाद एसोसिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एसोसिएशन है, क्योंकि इसमें आपकी नॉलेज टेस्ट होती है कि जो चीज़ आप पूछ रहे आपके पास नॉलेज है कि नहीं है। एसोसिएशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ये आप वो बातें पूछ रहे हैं कि इसके साथ क्या क्या मसला हो सकता है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट हिस्ट्री की फॉर्मेट लेके MS DAS दास, गो फर्स्ट ब्रिंग आइस। ठीक है, ये लेके MS दास, गो फर्स्ट ब्रिंग आइस। क्लियर है? और यहाँ पे हिस्ट्री खत्म होगा तो शुक्रिया शुक्रिया बोल रहे, ठीक है ना? दैट इज एंड। ये हिस्ट्री की फॉर्मेट है। अब MS दास में आपको लगा ना पेशेंट को सांस फूलने की बीमारी थी, वो कहते हैं मुझे सीटी की आवाज़ें भी आती है, घर में कोई मसला है, तो आपके जहन में क्या चीज़ आई है? आस्थमा। फिर इस पर टाइम ज़ाया ना करे, फिर इस पर डायरेक्ट जंप करे, एम मीन मेडिकल हिस्ट्री। इसके अलावा कोई और मसला है आपको कि नहीं? सांस फूलने में तो वो आया है, शायद वो शुगर का मरीज है, चाहे वो BP का मरीज है, तो इसका मतलब कोमॉर्बिड कंडीशन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कोमॉर्बिड। तो M फॉर मेडिकल हिस्ट्री। हम क्या लेते हैं? मेडिकल। ले सकते हैं कि नहीं? तो मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं, इस मसले के साथ कोई और बीमारी है कि नहीं, फिर उसको बताए, जैसा कि शुगर, दिल का मरज, जिगर का मरज, यरकान वगैरह हो सकती है, तो मेडिकल हिस्ट्री। तो इस मसले के साथ कोई और बीमारी है कि नहीं, नंबर 1। ठीक है। S फॉर सर्जिकल हिस्ट्री, S फॉर सर्जिकल हिस्ट्री, इसका मतलब कि सर्जरी हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री। हाँ जी, सर्जिकल हिस्ट्री। यहाँ पे सर्जिकल हिस्ट्री में याद रखें, पहले बताए आपका पहले कोई ऑपरेशन हुआ है कि नहीं, मतलब कभी वो ऑपरेशन किया है कि नहीं?
वो कहेगा यार मुझे तो याद नहीं है, जब मैं छोटा था तो मेरे वाले साहब कहते हैं कि आपकी अपेंडिक्स रिमूव किया है, लेकिन मुझे याद हो नहीं है। वो चाहे उसको याद हो ना हो, लेकिन आपने पूछना है कि रीसेंट अभी अभी या पहले कोई आपने ऑपरेशन किया है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड सर्जिकल हिस्ट्री। तो पहले या अभी अभी या पहले, अभी अभी से मुराद रीसेंट टाइम में, ठीक है ना, या पहले कोई ऑपरेशन किया है कि नहीं, कि नहीं, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, कंसंट लेना है। क्या लेना है, कंसंट। हम यहाँ पे सबसे पहले कंसंट लेते हैं। व्हाट इज कंसंट, इजाजतनामा। असलम साहब, मैं आपसे आपकी ज़ाती नौइयत के कुछ सवालात करता हूँ, उम्मीद है कि आप तावन करेंगे, जो बात होगी मेरे आपके दरमियान तक रहेगी। ये आप उसकी प्राइवेसी को सपोर्ट दे रहे हैं, प्राइवेसी मेंटेन करना होता है। अगर आप उसकी प्राइवेसी मेंटेन ना करें, वो आपसे शेयर नहीं करेगा। आप उसको कहो कि जो बात होगी वो मेरे और आपके दरमियान तक रहेगी। वो कहेगा जी बताइए, तो आप कहोगे डी फॉर ड्रग हिस्ट्री, सिगरेट नोश या कोई नशावर चीज़ इस्तेमाल करते कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। जो बंदा नशा करता है वो नहीं बताता डॉक्टर को जब तक उस पर रेपो बेल्ड ना करे, उसको बताना पड़ता है जो बात होगी मेरे और आपके दरमियान तक रहेगी, तो वो फिर बताता है, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे कंसर्न में लेके कि मैं आपसे ज़ाती नौइयत के सवालात पूछता हूँ, ये मेरे और आपके दरमियान तक रहेगी। उम्मीद है आप ताउन करेंगे। वो कहेगा जी पूछे। तो जी पूछे के बाद हम क्या करेंगे, इसकी डी स्टार्ट करते हैं। डी फॉर ड्रग हिस्ट्री। आप कोई नशावर चीज इस्तेमाल करते कि नहीं, सिगरेट नोशी करते कि नहीं, ठीक है। आप सिगरेट नोशी या कोई नशावर चीज इस्तेमाल करते कि नहीं। अगर वो कहते हैं कि करता हूं, तो फिर बताने के क्या चीज इस्तेमाल करते, कब से करते हैं, क्योंकि हमने ड्यूरेशन भी देखना है, क्रोनिक कंडीशन हो सकती है, ये आप लोगों को आना चाहिए। ए फॉर एलर्जी, ए फॉर एलर्जी। एक दफा हमारा एक दोस्त था, अभी तो है CPS भी उसने किया है पार्ट 1। वो कहते हैं मुझे प्रोफेसर ने यहाँ पे रोका है, ठीक है ना। उसने कहा कि मैंने उससे पूछा, जो बंदा बैठाया होता है वो पेशेंट नहीं होता, वो क्लास 4 होता है, उसको समझाया होता है कि आपने यहाँ पे थोड़ा सा रिजस्ट करना है, क्लियर है कि नहीं। तो उसने कहा जब मैंने ये पूछा कि आप उम्मीद है ताउन करेंगे, तो उसने मुझे कहा कि ये तो मैंने पिछले दफा भी एक डॉक्टर को बताया, उसने तो पूरे गांव को बता दिया कि सिगरेट पीता है। तो कहते हैं मैं आपको नहीं बताता, मेरा ट्रस्ट नहीं है। फिर यहाँ पे आपने ये नहीं बताना कि मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत ईमानदार हूँ, क्लियर है कि नहीं, ये नहीं बोलना, इससे फेल हो जाते। आपने बोलना है नहीं जी, जो बात होगी वो अपने आप तक रहेगी, क्योंकि हमारी हॉस्पिटल की एक उसूल है कि हम पेशेंट की प्राइवेसी को डिस्क्लोज नहीं करते। अपने आप पे बात नहीं लेनी, इंस्टीट्यूट पे लेनी है, हॉस्पिटल की उसूल पे लेनी है, ये मेन पॉइंट है इसके अंदर, क्लियर है कि नहीं। ये नहीं कि मैं आपके साथ वादा करता हूँ, अगर किसी को पता चला तो मुझे बताए, क्लियर है कि नहीं। नहीं, हर एक चीज में आप और मैं नहीं चलता। वो तो कहो कि हमारी हॉस्पिटल की उसूल है कि हम किसी भी मरीज की ज़ाती नौइयत की जो सवालात है उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो एक इस पे वो बेल्ड हो जाएगा। फिर आपने ये बताना है कि हमारी, और दूसरी बात ये बताना है, अगर आप मुझे अपनी ज़ाती नौइयत की सवालात के जवाबात नहीं देंगे, आपकी बीमारी की तशखीस में रुकावट हो सकती है। आप मुझे बताएंगे तो आपकी तशखीस अच्छी तरीके से हो सकती है। और आप उसको थोड़ा सा डराए कि जैसा कि मेरा दोस्त था, वो सिगरेट नोशी कर रहा था, मुझे नहीं बताया था, उसको हार्ट अटैक हो गया, मर गया, वो फिर बताएगा कि मैं भी करता हूँ, क्लियर है कि नहीं। तो उसको थोड़ा सा सेंस दिलाना है कि यार वो बता दे, लेकिन हर एक चीज अपने आप पे नहीं लेनी। हॉस्पिटल का उसूल बताने हैं और ये बताना है कि अगर आपने नहीं बताया तो आपकी बीमारी की तशखीस में रुकावट आ जाएगी, क्लियर है। वो फिर खुद बताएगा। देखिए, रास्ता निकालना है अपने आप के लिए कि मैं आगे कैसे जाऊँ, ये चीज एग्जामिनर देखता है, क्लियर है कि नहीं।
एलर्जी, किसी दवाई से एलर्जी है कि नहीं? एलर्जी है कि नहीं? यार हो सकती है किसी दवाई से इसको एलर्जी हो और उसकी वजह से शार्टनेस ऑफ ब्रेथ आया हो सकती है कि नहीं? एलर्जीज हो सकती है, शायद उस एलर्जी की वजह से यह मसला पैदा हुआ हो। तो फिर अगर एलर्जी है तो किस दवाई से है? फिर दवाई पूछनी है और इसकी साइड इफेक्ट हम लास्ट में मतलब इस तरह सब्सिक्वेंट लेक्चर के अंदर टेबल बनाएंगे और उसमें हम पूछेंगे कि अगर ये दवाई है तो उसकी एलर्जी ये है, ये है, ये है, फिर उसको कि ये दवाई मजीद हो इस्तेमाल ना करें। क्लियर है? फिर एस के लिए सोशल हिस्ट्री। ये सोशल हिस्ट्री और ड्रग, इसमें हम ये देखते हैं कि आपकी सोशल लाइफ क्या है। इसमें मेनली दवाई का पूछते हैं, नशावर चीज़ का पूछे ड्रग में, और इसमें हम ये सिगरेट नोशी करते हैं कि आपकी ज़िंदगी क्या चल रही है। आपने अगर इसको आगे पीछे किया नो प्रॉब्लम, इसमें भी आप एक दफ़ा सिगरेट नोशी पूछ लिया तो दोबारा नहीं पूछा, अगर उधर मिस कर गए तो इधर पूछ सकते हैं, ये बैकअप है। तो आपने दास के अंदर पहले कोई नशावर चीज़ इस्तेमाल करते कि नहीं? नहीं। कोई दवाई वगैरह से एलर्जी है कि नहीं? नहीं। फिर ज़ाती नोयत के सवालात में सिगरेट नोशी पूछे। क्लियर है? तो ये आपने पूछ लिया दास, MS दास। इसके बाद क्या है? हाँ जी, गो, G&O। अगर वो फीमेल है तो इससे गायनी ऑप्स की हिस्ट्री लेनी है। GO स्टैंड फॉर गायनी ऑप्स, अगर शार्टनेस ऑफ ब्रेथ फीमेल को हुई है। अगर मेल है तो गायनी ऑप्स की हिस्ट्री नहीं होती। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे याद रखे गायनी ऑप्स, G फॉर गायनी और O फॉर ऑप्स। इसको बाद 2-3 बात वैसे पूछे कि आपकी माहवारी सही है कि नहीं। मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछते हैं कि वो टाइम पे आता है कि नहीं, या उससे आपको थकावट ज़्यादा होती है कि नहीं। मतलब उससे 2-3 बातें पूछे, बस आगे निकले, प्रायोरिटी है। क्लियर है? गायनी ऑप्स की हम अलग हिस्ट्री पढ़ेंगे कि फिर एमिनूरिया, पोलीमेनूरिया, इसके काजेस हम पूछेंगे, वो अलग अलग है। इसके बाद क्या है? फर्स्ट के अंदर जो F है, F इट स्टैंड फॉर फैमिली हिस्ट्री, कि ये मसला खानदान में और किसी को है कि नहीं, तो जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं। तो फर्स्ट में F फॉर फैमिली हिस्ट्री, ये मसला खानदान में किसी और को है कि नहीं। और फिर क्या है? हाँ, ब्रेंग। क्या है? ब्रेंग। इस ब्रेंग के अंदर B फॉर बहुत, B का मतलब क्या है? बहुत। बहुत तो अहम बात, अब यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। B फॉर व्हाट? बहुत अहम बात जो मैं आपसे ना पूछ सका लेकिन आप बताना चाहते हैं। ये फिर आपने अपने आप को फिर रिकवर कर लिया। अगर फिर यहाँ पे किसी ने ये बात की ना, गलत भी गए हो ना, सर कहेगा यार इसको फेल नहीं करना चाहिए, इसने अपने आप को डिफेंड कर दिया। ठीक है क्या? नहीं, आपने सब कुछ हिस्ट्री लिया, अब पेशेंट कोई बताना चाहता है, डायग्नोज आप खुद दे रहे, वो फिर हमारे लोगों के साथ ये हुआ है, पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब इसके साथ मुझे तो कांसी होती थी, उसमें ब्लड आ रहा था और मैं तो पिछले दिनों टेस्ट कर गया लंग कैंसर, लेकिन आपने तो मुझसे वो पूछा नहीं है। तो फिर आप उसको कहो कि सॉरी हाँ आपको लंग कैंसर हो सकता है। ठीक है ना? तो फिर एग्जामिनर बात समझ, लेकिन बहुत अहम बात जो मैं ना पूछ सका और आप बताना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे आप उससे डायग्नोज पूछना चाहते हैं। ठीक है ना? ये पेशेंट बताएगा। तो यहाँ पे लेके ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वाला बहुत अहम बात। और आप बताना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रेंग। ठीक है ना? और इसके बाद क्या है? आइस। हाँ, बर्फ वाली आइस नहीं है। ठीक है? आइस में याद रखे आई स्टैंड फॉर आइडिया, आई फॉर आइडिया। आइस में ICE, इसमें आई फॉर आइडिया। इसका पता है मतलब क्या है? ये पाकिस्तान में यूज नहीं होता, लेकिन फॉर्मेट में याद रखना है, ये UK में बहुत स्ट्रिक्टली यूज होता है, US में यूज है। आइडिया मीन पेशेंट को बता, इसको रिस्पेक्ट दे कि असलम साहब आपको क्या लगता है कि आपके जहन में आपको क्या बीमारी है, क्योंकि घर में तो हर एक अपना भी एक डॉक्टर होता है ना, जिसको कान से हो कहते तू सबर कर मुझे ये है, वो अपना हिसाब बता रहे, तो उसको भी रिस्पेक्ट दे, उसको हाँ हाँ ठीक है ना, उसको हाँ हाँ बोले कि वो खुश भी हो जाए। क्लियर है कि नहीं? तो आइडिया मीन आपको क्या लगता है कि आपको क्या बीमारी है, आप पेशेंट को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ठीक है ना? तो आपको क्या लगता है कि आपका मसला क्या है, आपको क्या परेशानी है, तकलीफ है, मसला क्या है।
दैट्स इट। फिर सी फॉर कंसर्न, सी फॉर कंसर्न। व्हाट इज कंसर्न? कंसर्न से मुराद ये है ऐसी बात बताए जिससे आप बहुत परेशान हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे तो कांसी भी है लेकिन सांस फूलने का जो मसला है उससे मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए डिजीज में मसले बहुत से होते हैं, लेकिन एक बात जिससे वो परेशान है उसका केयर करना हमारा प्रायोरिटी है ताकि पेशेंट स्टेबल हो जाए। क्लियर है? तो कंसर्न, आप किस बात से ज्यादा परेशान हैं, आप किस बात से ज्यादा परेशान हैं। मैंने इस जगह का ये पाकिस्तान में नहीं है। अगर आप इसको कहे कि आपको क्या मसला है तो हम कहेंगे तुम डॉक्टर है कि मैं डॉक्टर हूँ, लोग इस तरह कहते हैं ना, लेकिन ये यूके यूएस में ज्यादा यूज होता है पेशेंट रिस्पेक्ट, ठीक है ना। तो आप किस बात से ज्यादा परेशान हैं? तो वो बताएगा डॉक्टर साहब मुझे सांस फूलने का मसला तो है लेकिन कांसी में जो ब्लड आता है ना उससे ज्यादा परेशान हूँ। इसका मतलब उसकी कंसर्न सुने कि वो उसकी परेशानी क्या है ताकि उस पर हम आगे वर्कअप करें, इन्वेस्टिगेशन करें। फिर लिखे ई फॉर एक्सपेक्टेशन, ई फॉर एक्सपेक्टेशन, आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं कि हम आपके लिए क्या करें। क्लियर है कि नहीं? वो कहेगा डॉक्टर साहब कुछ ना करें लेकिन ये जो स्प्यूटम में ब्लड है उसका कुछ जरूर करें ताकि मेरी परेशानी खत्म हो जाए। क्लियर है कि नहीं? तो एक्सपेक्टेशन मीन आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं हम आपके लिए क्या करें, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन। क्लियर है? वो कहेगा डॉक्टर साहब बस ये मसले तो ज्यादा है लेकिन ये वाला मसला मुझे बहुत तंग करते, उसका जरूर कुछ करें। आप इसको इंशाल्लाह ठीक है, ये नहीं कहना कि मैं अभी कुछ करने वाला हूँ फिर फेल हो जाओगे। इसको कहना है ठीक है मैंने नोट कर दिया, मैं जाके अपनी टीम से डिस्कस करूंगा और हमारी टीम इस मसले के लिए इंशाल्लाह काफी हद तक बेस्ट पॉसिबल हल निकालेगी। आपने टीम का जिक्र करना है, अपने आप का जिक्र नहीं करना। अलोन इज नथिंग, वी शुड वर्क इन अ टीम। कल को पता है डॉक्टर से कोई गलती हो जाती है 302 केस बनता है। अगर आप कहो कि मैंने किया तो फिर आप जेल में जाओ, अगर आप कहें कि हमारी टीम ने किया है तो टीम में कोई नहीं आता, टीम सबका होता है। क्लियर है कि नहीं? तो आपने आपको सिक्योर करने के लिए आपने जिम्मेदारी अपने आप पे नहीं लेनी है, आपने टीम को देनी है। और आपने यहाँ पे लेकर आए आपके ये आखिरी एंडिंग है, आपके ताउन का शुक्रिया, बस बात खत्म, ठीक है ना। फिर ये आपकी जो हिस्ट्री है इसकी एंड हो जाएगी। क्लियर है? दिस इज व्हाट अ प्रॉपर हिस्ट्री डॉक्टर टेक। बीइंग अ डॉक्टर वी शुड नो दिस थिंग इन द हिस्ट्री। अगर इस तरह हिस्ट्री पाकिस्तान में आ जाए ना तो लोगों की रेट बीमारी की कम हो जाएगी। इधर तो कहते हैं क्या मस्त है, फीवर है, डेक्सामेथासोन है, ठीक है ना, कि दर्द है, डेक्लोरान है, ठीक है ना। इस तरह हिस्ट्री कोई नहीं लेता। हम अब देखिए आप लोग, हम पढ़ते तो है एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, करने के लिए नहीं करते, ठीक है ना। ये हिस्ट्री टेकिंग है। तो देखिए सबसे पहले जब पेशेंट आते हैं ना, सुन ले पेशेंट, इसमें हम ग्रीट करते हैं पेशेंट को, सलाम करते हैं, वो रिस्पांस देता है वालेकुम सलाम बोलता है। फिर अपने आप को एक्सपोज करना है, रेपो बिल्ड करना है कि मेरा नाम ये है, इस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ, आज प्रोफेसर साहब ने आपकी बीमारी की तशखीस के लिए कुछ सवालात पूछने के लिए कहा है, उम्मीद है कि आप भरपूर तावन करेंगे। वो कहेगा जी, वो आपका नाम, वो कहेगा ये, फिर बायोडाटा 5 चीज़ें हैं, उम्र है, प्रोफेशन है, एज है, इसके साथ रेजिडेंसी है और मैरिटल स्टेटस है। फिर आप इससे ये पूछे कि आप आज अस्पताल में किस मसले से आते, इसको प्रेजेंटिंग इलनेस कहते हैं। क्लियर है? वो कहेगा यही मसला है, ओपीडी में आए थे या इमरजेंसी में आया था। इसके बाद डायरेक्ट ये मसला कब से है, अचानक हुआ था कि आहिस्ता आहिस्ता, मसला बढ़ता जा रहा है कि कम होता जा रहा है, एक जैसा है, बस जल्दी जल्दी किस अमल से बढ़ता जा रहा है, किस अमल से कम होता जा रहा है। यहाँ तक आने में मिनिमम 1 मिनट 1.5 मिनट लगता है। फिर आपने बताने एसोसिएशन, इस मसले के साथ ये हो सकती है कि नहीं, इस मसले के साथ ये हो सकती है कि, हर एक चीज़ की अपनी हिस्ट्री है। जहाँ पे आपको क्लू मिले ना कि अगर वो कहता है कि यार सांस फूलने के साथ मेरी रात को आंखें खुल जाती है नींद से, तो हम पल्मोनरी एडीमा का सोचते हैं, जहन में वो रखे। फिर डायरेक्ट एम पे, ये कोई आपको इसके अलावा कोई और बीमारी है जैसा कि शुगर या अरकान वगैरह के नहीं, कभी ऑपरेशन किया है कि नहीं। ओके, आपसे कुछ ज़ाती नोयत के सवालात करता हूँ, उम्मीद है आप भरपूर तावन करेंगे, आपकी जो प्राइवेसी उम्मीद अपने आप तक रखेंगे। आप कोई नशावर चीज़ इस्तेमाल करते कि नहीं। फिर इसके बाद किसी चीज़ से एलर्जी है कि नहीं, है तो किस दवाई से। वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे तो पता नहीं है, लेकिन एक डब भी दी है एक डॉक्टर ने, वो जब भी खाता हूँ तो मुझ पर रेशेज आती है,
फिर आपने ये बोलना है कि वो दवाई नेक्स्ट विजिट में लेके आए, दैट्स इट। वो दवाई नेक्स्ट विजिट में लेके आए। अब वो बेचारा गांव से आया है, उसको तो दवाई का नाम नहीं पता ना, तो हमने देख के बताना कि क्या चीज़ है। वो तो रंग पे समझते हैं कि काली रंग की दवाई है या पीले रंग की दवाई है, हमने ये बताना है कि वो लेके आने साथ में। फिर इसके बाद सिगरेट नोशी करते कि नहीं, फीमेल है तो गए नहीं, आपका 2-3 पूछे नहीं, ये मसला खानदान में है कि नहीं। बहुत अहम बात जो मैं ना पूछ सका आप बताने वाले हैं वो बताए मेहरबानी। वो कुछ बोले ओके नहीं डॉक्टर साहब आपने सब कुछ पूछ किया, ठीक है, आपको क्या लगता है कि आपको क्या मसला हो सकता है। वो कहेगा डॉक्टर साहब मेरी जो पेन की शिद्दत है इसी तरह मेरे वालिद साहब को हुआ था और 1-2 अटैक के बाद उसकी डेथ हो गई, तो मुझे तो लगता है कि मुझे भी वो इशू है, ये एमआई हो सकती है, एंजाइना हो सकती है। फिर कहेंगे कि आप किस चीज़ से ज़्यादा परेशान हैं और वो चीज़ जो हम आपके लिए करें और आप हमसे उम्मीद रखते हैं वो हमें बताएं। तो शुक्रिया, ये सारी चीज़ें मैंने नोट कर दी, मैं जाकर अपने टीम के साथ डिस्कस करूंगा और इसका इंशाल्लाह बेस्ट पॉसिबल हल निकालेंगे। थैंक यू वस्सलाम। दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री टेकिंग आर्ट। ठीक है ना, हिस्ट्री आप लोगों ने इस तरह लेनी है। इस पर हमने 1 घंटा लगाया है, ज़्यादा लगाए है, लेकिन ये 10 मिनट में परफॉर्म करना होता है। क्लियर है कि नहीं? तो समझाना मुश्किल है, करना फिर आसान है। पहले देखिए आज एटलीस्ट ट्रैक का पता चला कि हमने करना क्या है, जाना कैसे है। अब हमने शार्टनेस ऑफ ब्रेथ की है, कल हम जॉइंट डिस्क की करेंगे, इस तरह आर्थराइटिस की करेंगे। 4-5 हिस्ट्री है जो एग्जाम में, बस इससे आउट हिस्ट्री नहीं आती। तो 4-5 कल हम 2-3 करेंगे, एक कल आप लोगों से करवाऊंगा प्रैक्टिस में। मैं आप लोग कल पढ़ के आइए, ठीक है। आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास था, ये 3 डेज हमने हिस्ट्रीज पे लगाने हैं। ये मैंडेटरी स्टेशन है, इसके बगैर एनालिसिस स्टेप 2 कर नहीं सकते आप लोग, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट तो एक दिन में इधर 100 रखूंगा तो 100 भी सीख लोगे, लेकिन ये चीज़ें कंसेप्ट है सारे, ठीक है ना। तो ये कल वाले दिन और इंशाल्लाह परसों इसमें हम सारी हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। फिर इसके बाद एक एग्जामिनेशन करेंगे और एक इस तरह इंस्ट्रूमेंट कुछ कर लेंगे साथ में, ठीक है। क्या करते हैं? ओके, एक्सपेक्टेशन तो आपने उसको बता दिया कि ये सारी चीज़ें मैंने नोट की है, अपने टीम से मैं इसका डिस्कशन करके इसका पॉसिबल हल निकालेंगे। सर की तरफ आप मूव करेंगे, आप कहोगे सर टुडे मी माई सेल्फ डॉक्टर अहमद टेक अ हिस्ट्री फ्रॉम 46-year-old patient presented in OPD with a major complaint of shortness of breath. His age is 45 year, by profession is a teacher living in Lahore. ठीक है, presenting complaint in shortness of breath, which there is difficulty in breathing, along with there is wheezing in expiration. According to my history, according to the patient, his family history is positive. My provisional diagnosis is bronchial asthma. To confirm the case, we should further investigation. That is called the finishing line. लेकिन फिनिशिंग लाइन कभी भी आप लोगों को तक नहीं जाएगा, एसोसिएशन में रुकाएगा। यहाँ पे 2-3 बातें पूछेगा, बस बंद कर देगा। क्लियर है? एक कंप्लीट स्टेशन के 10 मार्क्स होती है, एक हिस्ट्री होती है, इसकी 10 नंबर है हिस्ट्री। अब ज्वाइंट पेन का हिस्ट्री आ जाए तो सेम यही चीज़ है, लेकिन पूछना है जोड़ों का दर्द एक जोड़ में है कि ज़्यादा में है, मोनो आर्थराइटिस है कि पोली आर्थराइटिस है, ये जो दर्द है ये छोटे जोड़ों में है कि बड़े जोड़ों में है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है कि ऑस्टियो आर्थराइटिस है। ये 4-4-5-5 चीज़ जो आप लोगों ने समझनी है मेन, ठीक है। फिर एग्जामिनेशन इसका हल करते रहेंगे। टुमारो क्लास विल बी 11:30। हाँ क्लियर है? आप लोग ऐसा करें, सॉरी जितने भी लोग हैं, ठीक है, जो अभी तक डेटा नहीं भेजे है, जो इधर आते भी है कि नहीं आते, आप लोग को जो लेक्चर आज लिया है मैंने वो आप लोगों को ऑनलाइन भी मिलेगा। तो रात को घर में अगर कुछ चीज़ देखना चाहे और आप